हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा, ठीक है, कि आज की जो हमारी क्लास है वो टॉप 500 ऑब्जेक्टिव जो है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो चलिए, सभी बच्चे एकदम क्लास में बने रहिएगा और पूरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा एकदम पूरे क्लास तक। तो आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे जी, चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला नया जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए, तो देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा टॉपिक जो बनाया हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो इसके हम लोग लगभग 500 प्रश्नों को कवर करेंगे अभी से लेकर परीक्षा तक, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगा कि आपका बायोलॉजी का जो सेशन है वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस अच्छे से बच्चों ध्यान दीजिएगा इसको और अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक ड्रीम क्लासेस को नोट्स को नहीं परचेज करा है, आगे आपको हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहां पर जाइए, कांटेक्ट करिए और नोट्स जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। इस बार काफ़ी काम देने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि क्लास वगैरह तो आप लोग का थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, तो नोट्स काफ़ी लाभदायक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के पहले एक प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। ऑप्शन आपका रहेगा अंड जनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग या मादा जनन, ठीक है। सवाल क्या था? अंडाणु बनने की विधि। जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव को हमारे परचेज करा होगा उनको ये आंसर इसका जरूर पता होगा। इसका जवाब क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए, देखिए टिक करा हुआ है, अंड जनन। तो अंडाणु बनने की विधि को हम लोग अंड जनन कहते हैं, ठीक है। चलिए, सारे बच्चे, न्यू बच्चे भी जो भी होंगे वो नोट बनाते चलिएगा और अच्छे से याद करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सारा प्रश्न। चलिए अगले सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे और टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिएगा, सवाल नंबर 2 हमारा क्या है? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? ऊपर हमने क्या पढ़ा? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं या क्रिया को, तो अंड जनन था। यहाँ है देखिए, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को या विधि को क्या कहेंगे? जवाब हमारा क्या हो जाएगा? शुक्राणु जनन। 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। ऑप्शन में देखिए एक ही तरह का सब दिख रहा है, मादा जनन, अंग जनन, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन एकदम नाम पर ही है, ठीक है, ज्यादा याद करने में कठिनाई भी नहीं होगी। यहाँ भी देखिए, अंडाणु बनने की क्रिया अंड जनन, ठीक है। तो अंड, अंडा से बना, देखिए जनन हुआ अंडाणु में, ठीक है, तो अंड जनन, और शुक्राणु से जनन हुआ तो शुक्राणु जनन। क्लियर है? चलिए, सवाल नंबर 3 काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है। सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। एक होता है लैंगिक जनन, जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, और एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? जवाब हमारा हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन आपको है देखिए 3, 2, एक भी नहीं और एक, तो जवाब क्या हो जाएगा? एक। याद रखिएगा, लैंगिक में दोनों लेंगे, नर व मादा दोनों, और अलैंगिक में केवल एक जनक ही भाग लेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए, ये भी देखिए काफी अच्छा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है आलू में कायिक संचरण, ठीक है, समझिएगा सवाल को। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पत्तियों के द्वारा, स्तंभों के द्वारा, जड़ के द्वारा या बीज के द्वारा। तो जवाब क्या हो जाएगा? आलू में कायिक संचरण जो है वो जड़ के द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए टिक करा हुआ है, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है उनको तो इसका आंसर एकदम सटीक मालूम हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो एकदम अच्छे से इसको पढ़ते जाइएगा और एग्जाम के लिए ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम क्लियर करके ही जाइएगा, बायोलॉजी वाले बच्चे खास करके। चलिए, सवाल नंबर 5, ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में जाकर आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि ये 500 का सीरीज जो हमारा चलेगा, इससे एक भी क्वेश्चन आगे मतलब अलग से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कंफर्म है कि इससे लगभग में सारा प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाएगा। सवाल नंबर 5, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 5 हमारा है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है या हो सकता है? देखिए हमारा ये VVA करा हुआ है, 5वां नंबर सवाल काफी अच्छा है जी, कि पौधों में अलैंगिक जनन जो है
वो निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, विभाजन द्वारा, या इनमें से सभी। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिख रहा है, सवाल भी दिख रहा है आपको। चलिए जवाब देखिए, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही भी आया है। जवाब इसका हो जाएगा मुकुलन। तो पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा हो सकता है या होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 6। देखिए सवाल दिख रहा होगा, ऑप्शन आपको दिखाई देगा थोड़ा देर में। ये देखिए, चलिए अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो बस देखते रहिएगा अच्छे से। देखिए सवाल नंबर 6 हमारा है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है जी। मानव नर में, यानी नर और मादा जो होते हैं उसमें, नर में यानी पुरुषों में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए, शिश्न में, शुक्रवाहिका में, एपिडिमिस में, या वृषण में। तो जवाब आपको टिक करना है एपिडिमिस में। याद रखिएगा जी, मानव नर में शुक्राणु भंडारण एपिडिमिस में अंग में होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पर चूज करा है इसमें, तो एकदम से क्लियर करके ही जाइएगा। ठीक है, 7वें सवाल पे बात करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग 25 से 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसके अगले पार्ट में पार्ट बाई पार्ट हम लोग इसको 500 के सीरीज को हम लोग पूरा कर कर ही एग्जाम में जाएंगे। 7वां सवाल हमारा कह रहा है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में या जीवों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? ठीक है, मतलब जनन करने के बाद अधिक विभिन्नताएं मिलती है, किस प्रकार के प्राणियों में, जनन करने वालों में? तो ऑप्शन आपके सामने है, लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, युग्मक जनन में, या कायिक जनन में। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन में। इस प्रकार से भी पूछेगा कि लैंगिक जनन में जो है किस प्रकार की विभिन्नताएं मिलती है। यानी पे देखिए, पहले सवाल को समझिए कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में, ठीक है, अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। मतलब वैसा प्राणी जो लैंगिक जनन करता है उसमें जो है ना बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, 8वां नंबर सवाल। देखिए काफी अच्छा सवाल है जी कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? आप लोग गुणसूत्र का टॉपिक जो है पूरा एकदम अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, 1-2 सवाल उससे बन सकता है। ठीक है, जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो वो लूसेंट का बुक आता है एक, जनरल स्टडीज के लिए सामान्य ज्ञान वाला, उसमें भी देख लीजिएगा साइंस वाला में, कि ये गुणसूत्र वाला होगा, ज़्यादा नहीं, 10-15 प्रश्न वहाँ पे बनेगा, आलू का, प्याज का, इस तरह का। तो देखिए आलू का यहाँ पर दिया है, ये सॉरी प्याज का दिया है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन टिक करना है आपको 16। 8, 24, 32, 16 दिया हुआ है, तो आपको टिक करना है 16। याद रखिएगा, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि प्याज हमने किस प्रकार खरीदा था, 16 रुपये kg। क्लियर है? एकदम जब नॉर्मल में भाव आ जाता है प्याज का तो 16 ही हो जाता है जी। ठीक है, तो याद रखेंगे सारे बच्चे, प्याज का हो जाएगा 16। और भी आलू वगैरह का आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख कर जाइएगा एग्जाम में, 1-2 सवाल इससे बन सकता है। आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 9 को। ठीक है, सॉरी। चलिए सवाल नंबर 9 भी हमारा काफी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? देखिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है, समझिए पहले। कह रहा है कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, किस प्रकार का पौधा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, स्पोर कहलाते हैं, संयुग्मन कहलाते हैं, उभय लिंगी कहलाते हैं, या एक लिंगी कहलाते हैं। जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभय लिंगी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छे से टिक कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 भी देखिए काफी अच्छा है, और ये VVI करवा दिया है हमने क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एकदम आराम आराम से पढ़ते जाएंगे, और कुछ भी कंफ्यूजन हो बच्चों को तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए कमेंट में जरूर कमेंट करके लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और जो भी भाई बहन आपके हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं उनको ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए सवाल नंबर 10 पे हम बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 हमारा कह रहा है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही छोटा सा और बेहतरीन सवाल है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को हम लोग आम भाषा में यानी जीव विज्ञान के भाषा में क्या कहेंगे? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अंड जनन,
अंडोत्सर्ग, रजोचक्र या शुक्राणु जनन। तो याद रखिएगा सारे बच्चे, अंडोत्सर्ग इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अंडाशय से अंडा निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी? अंडोत्सर्ग कहलाएगी। आगे बढ़े, चलिए 11वां सवाल। देखिए 11वां सवाल भी काफी अच्छा है कि निम्नलिखित में, यानी इन चारों जो ऑप्शन है इनमें किसका परागण जल द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इन चारों में ही हमें टिक करना है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है कि ऑक्जेलिस में, कोमोलिना में, जोस्टेरा में या सकर में। ठीक है, तो इन चारों में हमें टिक करना है कि किसका परागण जो है वो जल द्वारा होता है। तो आप लोग जल वाला टॉपिक देख लीजिएगा पीछे बुक सॉल्यूशन में कि जल द्वारा परागण किन किन का होता था। तो इसमें आपको टिक करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जोस्टेरा। तो जोस्टेरा में जो परागण है वो जल द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। ये देखिए सवाल नंबर 12 दिख रहा है आपको कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए अब दिख रहा होगा चार ऑप्शन कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। ऑप्शन आपके सामने है, मूल छोर में होता है, परागकण में होता है, तना के छोर में होता है या पराग कोश में होता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे परागकण और पराग कोश में कंफ्यूज कर जाते हैं। एकदम टॉपिक क्लियर करके जाना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये सब कंफ्यूजन बना रहेगा आपका जीव विज्ञान में खास करके, क्योंकि सारे नाम इसमें एक तरह के रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पेचीदा और कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो याद रखिएगा पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है जी? तो पराग कोश में होता है। ठीक है, चलिए 13वें सवाल को भी देख लेते हैं। इधर एक और सवाल बच गया हमारा 13वां नंबर। ये देखिए दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें जो है बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? ऑप्शन आपको दिख रहा है, मकड़ा में, गाय में, मधुमक्खी में और केंचुआ में। ठीक है, तो ये सवाल आप सभी के लिए रहा, हमने इसमें टिक नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आप सभी बच्चों से हमने पूछा है, तो सारे बच्चे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, देखते कितने बच्चों ने इसका जवाब जो है वो सही टिक करा है। ठीक है, 13वें सवाल का जवाब आप सभी बच्चे दीजिएगा जी कि इन चारों में ऑप्शन में से किसमें जो है बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मकड़े में, गाय में, मधुमक्खी में और केचुए में। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों के लिए ये सवाल रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर इसका अगले वीडियो में इसका हम जवाब देखेंगे और देखेंगे किन किन बच्चों का जवाब इसमें सही आया है। चलिए आगे बढ़ते, 13 सवाल को हम लोगों ने पढ़ लिया और आगे पढ़ते हैं 14वें सवाल से। चलिए देखिए, ये देखिए 14वां सवाल हमारा है कि अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ठीक है, सवाल क्या है कि अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जाइगोट में, युग्मक में, भ्रूण में या बीज में। ठीक है, चार ऑप्शन भी दिख रहा है कि अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है जी? तो जाइगोट में, युग्मक में, भ्रूण में या बीज में। तो जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, युग्मक में होगा। ठीक है, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो युग्मक में। चलिए आगे बढ़ते 15वें नंबर की ओर। 15वां नंबर देखिए काफी इजी सवाल है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? ठीक है, कंफ्यूजन वाला सवाल है जी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होगा? देखिए ऑप्शन हमारा है 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष, 140 वर्ष। तो इसका सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन इसमें जवाब हमारा है 140 वर्ष। ठीक है, तोता का जो है सबसे अधिक उम्र क्या है? 140 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 16 पे बढ़ते हैं। एक और सवाल इस तरह का आ गया हमारा कि कुकुर, कुकुर यानी कि डॉग यानी कुत्ता का संभावित जीवन काल क्या होता है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष। तो एक जीवन काल वाला भी आपको सवाल में पूछ सकता है एग्जाम में। एक हो गया हमारा गुणसूत्र वाला, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था, और एक हमारा हो गया ये जीवन काल वाला कि किस जीव का कितना जीवन काल औसतन होता है, वह कितना वर्ष जीवित रह सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा? कुत्ता वाला में या डॉग वाले में, कुकुड़ में। कुकुड़, डॉग या कुत्ता तीनों एक ही जानवर का नाम है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 20 वर्ष। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे। ये देखिए 17 नंबर हमारा कह रहा है कि मानव के अर्धसूत्री भाजन या अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो मानव के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, सवाल हमारा है। और ऑप्शन हमारे हैं 40, 42, 44, 46। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। ठीक है, याद रखिएगा सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। ये देखिए 18 नंबर दिख रहा होगा सभी बच्चे को। सवाल हमारा ये भी काफी अच्छा है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः, ठीक है, और ऑप्शन आपको ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करना है कि रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं वो साधारणतः क्या होते हैं। ऑप्शन हमारा है ए नंबर हल्के होते हैं, ऑप्शन बी है छोटे होते हैं, ऑप्शन सी है चमकीले होते हैं, या ऑप्शन डी गुच्छों में खिलते हैं। तो याद रखिएगा एकदम कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि रात में खिलने वाला पुष्प जो होता है यानी फूल जो होते हैं वो एकदम छोटे होते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 19 पे। ये देखिए दिख रहा होगा सवाल नंबर 19 आप लोग को कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन हमारा है जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, या इनमें से सभी। ठीक है, सवाल को समझिए और फिर जवाब दीजिएगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जब कोई जन्म लिया कोई मनुष्य, और प्राकृतिक मृत्यु मतलब प्रकृति के द्वारा जब उसका एज पूरा हो गया। ठीक है, कोई ये आपदा के कारण नहीं मरा, कुछ घटना के कारण नहीं, प्राकृतिक के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जब उसका एज पूरा हो गया मनुष्य का, तो इसके बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी मनुष्य का हो या पेड़ पौधे का कह सकते हैं आप, या किसी जानवर का ही। तो इसका आंसर राइट जवाब होगा जीवन काल, यानी उसने अपना पूर्ण जीवन काल जो है वो पूरा कर लिया, तभी उसकी प्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो गई। क्लियर है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 20 काफी बेहतरीन सवालों में से एक है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़कर जाइएगा कि इसमें पूछेगा आपसे सवाल। देखिए समझिएगा, पहले सवाल आपसे पूछेगा कि उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, या आपसे इन चारों ऑप्शन के बारे में ही दे देगा एक, और पूछ देगा इनमें से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है। तो हमेशा याद रखिएगा एकदम कंफ्यूजन वाला टॉपिक है और बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए विवेक करवा दिया है हमने। ऑप्शन आपके सामने मुर्गा, सांप, ए और बी कहने का मतलब हुआ मुर्गा और सांप दोनों, और ऑप्शन डी हमारा हो गया केचुआ। तो याद रखिएगा जी केचुआ जो है एक उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्लियर है, एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस है इसका पूरा। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21। ये भी काफी अच्छा सवाल है। इसमें हमसे कह रहा है सवाल कि मासिक चक्र किसमें होता है। ठीक है, मासिक चक्र जो है वो किसमें होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है बंदर में, कपी में, मानव में, या डी सभी में। तो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर बंदर मालूम होगा, मानव भी मालूम होगा और कपी भी मालूम होगा। तो जवाब को आपको टिक करना है इनमें से सभी, यानी बंदर, कपी और मानव तीनों में जो है वो मासिक चक्र की घटना होती है। क्लियर है। चलिए कुछ और सवालों को हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर अगले पार्ट में कुछ और सवालों को देखकर इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 22। ठीक है, देखिए चलिए समझिएगा सवाल को। सवाल नंबर 22 हमारा कह रहा है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, पहले अच्छे से समझिएगा सवाल को और फिर उसके ऑप्शन को भी। वीवी पेरी, ठीक है, यहाँ पर देखिए पाइनोजेनेसिस, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा है इम्ब्रियोजेनेसिस, और फिर ऑप्शन डी हमारा है स्पोरोजेनेसिस। तो ये हिंदी में भी लिखा रह सकता है, अंग्रेजी में भी लिखा रह सकता है। तो एकदम सटीक से और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में जो है वो ऑप्शन काफ़ी मायने रखता है। सभी ऑप्शन आपको एक तरह के लगेंगे, तो एकदम कन्फ्यूजन में नहीं रहना। सवाल हमारा क्या था, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहेंगे। जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी ये होगा, यहाँ पर सी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा सी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जवाब भी यही होगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते 23 भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 23 है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है वो ठहरे हुए पानी में उगकर, यानी ठहरे हुए पानी में उगता है और ऑक्सीजन खींच लेता है। जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए है जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल या धान। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलकुंभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। तो आज हम लोग 25 प्रश्नों को पढ़ कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25। ये देखिए 24वां प्रश्न, 24वां हमारा है कि निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। बहुत ही गंभीर और बेहतरीन सवालों में से एक है, बहुत ही सोचने लायक सवाल है कि वह कौन सा एक पुष्प या पौधा होता है जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरेंजी या नीम। तो जवाब को एकदम याद रखिएगा और इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम वीवीआई करवा देते हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम में चांस है इसका, एकदम अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सवाल हमारा क्या था, फिर से पढ़ेंगे इसको कि निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला कुरेंजी में। ठीक है, एकदम सटीक जवाब इसका याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास की सबसे अंतिम प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर अगले टॉपिक में हम लोग इसके अगले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। अभी पीछे हम लोगों ने उभयलिंगी के बारे में पढ़ा था, केचुआ के बारे में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। और ये 25वां नंबर सवाल भी काफी बेहतरीन और महत्वपूर्ण है। देखिए इसको भी समझिए और अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सवाल क्या है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है, एक लिंगी पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन हमारे सामने है सरसों, उड़हुल, पीपल और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सारे बच्चे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि जो पीपल जो है वो एक लिंगी पौधे का एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलिए तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, खास करके बायोलॉजी वाले बच्चों को। ठीक है, तो एकदम से क्लास को मिस ना करें और ड्रीम क्लासेस पे बने रहे। और जिन बच्चों को अभी भी इतने कम समय में भी तैयारी अच्छी से अपनी पूरी करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वहां से आप हमारी टीम के द्वारा परचेस करके इस बार अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज के इस क्लास में, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए।